जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से अपने YouTube चैनल अग्निवीर योद्धा पे आ गया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी लोग खुश होंगे, सुखी होंगे। बच्चों, मेरा वीडियो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है क्योंकि नेवी एमआर और एसएसआर में टाइम बहुत कम बचा हुआ है। रिवीजन का वीडियो मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ। जो भी वीडियो हो उसे देखो आप, और उसके माध्यम से ये सोचो कि क्या हमारी तैयारी इसके माध्यम से चल रही है। अपर है तो ठीक है, लोअर है तो भी ठीक है, लेकिन बस आपको समझने की जो प्रक्रिया है वो आपकी ठीक है या नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नदी से, तो क्या आपके बारे में नदी के बारे में सारा चीज़ ठीक है? ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भूगोल के बारे में, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा जो हमारा मैदानी भाग है उसके बारे में। कोस्टल एरिया को हमने जाना, ये जो हमारा कोस्टल एरिया है इसको हमने पढ़ा। पठार हमने प्लेटू पढ़ लिया। अब बारी आती है हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो रिवर के बारे में। सबसे पहले बच्चों एक ध्यान रखना कि रिवर के बारे में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी सारे स्टेट हैं उन स्टेटों से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। सबसे पहला काम बता रहा हूँ। अब ये तो नहीं है कि मैं उसको ट्रिक से याद करवाऊँगा, लेकिन ये आपका काम है, इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। हालाँकि जो नदियाँ मैं पढ़ाऊँगा वो उस इस तरीके से बताऊँगा कि ये जहाँ-जहाँ जाती है, तो आपका एक मेमोरी बैकअप हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो बेटा दो एक एक दिन में याद करो, बहुत ज़्यादा नहीं, 28 है और मेरे हिसाब से आज 13 तारीख है, तो हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़ ये बेटा, रनिंग नहीं छोड़ना है। मैं अपने वीडियो में, हर वीडियो में बता रहा हूँ, रनिंग नहीं छोड़ना है। रनिंग के लिए आपको टाइमिंग बहुत ही कम मिल रहा है। रनिंग के लिए टाइमिंग बहुत ही कम मिल रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं नदी प्रणाली, जो भारत का रिवर सिस्टम है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। जो सिंधु नदी है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा वही पुराना तरीका है कि मैं पहले मैप पे आपको समझाऊंगा, मैप पे करने के बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको लिख के समझाऊंगा। बात करते हैं बेटा सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में। तो जो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, ठीक है, शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन मैं बता रहा हूँ। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है आपका, वो है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक यहाँ पे है। अगर हम देखें ये बात, तो ये कैलाश रेंज जा रही है, इसके नीचे है यहाँ पे मानसरोवर लेक। जस्ट उसी के बगल में राकस्थान है। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, लेकिन हमें फ़िलहाल में ध्यान देना है, हमें एक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये जो मानसरोवर है, ये एरिया जो है, ये मैं गोला कर दे रहा हूँ, ये मानसरोवर, ठीक है ना। तो यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। और ये चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जगह पड़ता है डैम चौक करके, ठीक है ना, डैम चौक करके, ठीक है। और ये फिर उसी के माध्यम से क्या होती है, धीरे धीरे ये एंट्री करती है इधर वाले एरिया पे, जो हमारा लद्दाख वाला एरिया, ठीक है। कारगिल होते हुए ये जाती है, ठीक है। कारगिल होते हुए, ये चिलास होते हुए ये नदी चली जाती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, और इधर आके ये अपना गिर जाती है। सिंपल सा चीज़ है, सिंधु नदी का यही है। सिंधु जो नदी है मानसरोवर झील से निकलती है, और ये अपना रास्ता खुद बनाते हुए कारगिल वगैरह होते हुए भारत में जब एंट्री करती है, तो ये कारगिल होते हुए, और ये कहाँ निकलती है जाके? ये यहाँ पे पाकिस्तान के जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, यहाँ जाके गिर जाती है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लेना, ठीक है। ये मानसरोवर लेक हो गया, मानसरोवर लेक से निकलती है और यहाँ से होते हुए ये कहाँ जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में जाके ये यहाँ पे पाकिस्तान के रास्ते जाती है और ये अरबियन सी में चली जाती है, ठीक है। हालांकि वो उनका हेडक है, ये हमारा हेडक नहीं है। पाकिस्तान से कहाँ है, लेकिन ये हम इंडिया तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी, चलिए हम इसी पे बना देते हैं सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में जान तो गए हम, ठीक है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा हम लिख के समझते हैं कि ये है क्या, सिंधु नदी है क्या, कहाँ से क्या है, इसका उद्गम स्थान क्या है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी। अब अगर मैं बात करूँ तो देखिए, इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो पहली हो गई सतलज, पहली हो गई सतलज। दूसरी जो होगी उसकी होगी झेलम,
तीसरी हो गई रावी, चौथी हो गई चिनाब और पांचवी हो गई व्यास। ये जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर लेक से निकलती है, मानसरोवर, और ये सीधे चली जाती है पाकिस्तान। इसका तो हो गया, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब जो सतलज नदी है वो कहाँ जाती है, सतलज नदी का कैसे क्या करना है, तो आइए हम सतलज नदी के बारे में जानते हैं। जस्ट जहाँ पे मानसरोवर लेक है वहीं पे एक है यहाँ पे राकस ताल, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे राकस ताल है। तो राकस ताल से ये नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं सिंधु नदी, सतलज नदी सॉरी। और ये जब सतलज नदी निकलती है तो सबसे पहले शिपिकला दर्रा है ना, शिपिकला दर्रा से होते हुए, ठीक है, ये सबसे पहले प्रवेश करती है HP यानी कि हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन सी? सतलज नदी। और ये जब वहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में गई, और जब ये आगे बढ़ती है तो सीधे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में गई। हिमाचल प्रदेश के बाद इनका जो होता है दूसरा इनका मतलब एरिया होता है वो होता है पंजाब। मतलब हिमाचल प्रदेश तो सतलज नदी निकली तो कहाँ से निकली, तो राकस ताल से निकली। कहाँ से निकली? राकस ताल से ये निकली। और यहाँ पे एक दर्रा है, और उस दर्रे का नाम क्या है? शिपिकला। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि शिपिकला दर्रा कहाँ पे है, तो जब मैं दर्रा पढ़ाऊँगा तो मैं आपको एक एक दर्रे के बारे में बताऊँगा। आप इतना जानिए पहले, शिपिकला जो दर्रा है वो कहाँ पे है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद वो नदी निकलती है पंजाब में, ठीक है, और पंजाब में जाके फिर वो कहाँ गिर जाती है, ठीक है, पंजाब जाती है, और पंजाब से जाने के बाद फिर वो कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। ये है सतलज की कहानी, ठीक है। आगे बात समझ में आप लोगों को? जो सतलज है ये राकस ताल से निकलती है और यहाँ HP होके यहाँ से आके निकल जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि झेलम जो नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, आखिरकार झेलम नदी कहाँ से आती है, तो जो झेलम नदी है श्रीनगर में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक बैरीनाज लेक है, बैरीनाज एक जगह है, ठीक है ना, वहाँ से बैरीनाज। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। अब बात कर रहे हैं हम झेलम की। तो झेलम जो निकलती है वो बैरीनाज से निकलती है, बैरीनाज से निकलती है। और बैरीनाज से निकलने के बाद ये सीधे, जो झेलम नदी है ये सीधे हल्का सा पंजाब में टच करके और सीधे ये भी जाके अरब सागर में गिर जाती है। जो कौन सी है, ठीक है, झेलम, यानी सतलज भी जाके अरब सागर में गिर गई, झेलम भी गिर गई जाके। अब बात करते हैं रावी की, ठीक है, अब बात करते हैं रावी की। रावी जो है वो भी HP में, जो रावी है वो भी HP से, HP में जो रोहतांग दर्रा है, HP में जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास, इसको बोलते हैं रोहतांग, यानी कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से ये जो रावी नदी है ये अपना वहाँ से निकलती है, ठीक है, और ये रोहतांग पास से होते हुए इधर उधर अपना विचरण करते हुए ये नदी, कौन सी नदी, रावी नदी, ठीक है, रावी नदी जो है रोहतांग पास से होते हुए फिर ये नदी पंजाब में एंट्री करती है, और पंजाब में एंट्री करने के बाद फिर आके ये कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। यानी कि सतलज जो हो गया राकस ताल से निकला, ठीक है ना, और झेलम जो है कहाँ से निकली, तो झेलम जो है आपका वहाँ से निकल गई बैरीनार झील से, ठीक है। और रावी का जो है, रावी की बात करें तो रावी जो है रोहतांग दर्रे के पास से वहाँ से निकलती है और पंजाब में एंट्री करती है और आके अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं चिनाब की, चिनाब का भी कुछ यही सिस्टम है, वो भी रोहतांग दर्रे के पास से ही निकलती है चिनाब भी, ठीक है, और चिनाब भी पंजाब से होकर आके यहाँ अरब सागर में गिर जाती है।
ठीक है, चिनाब जो है वहाँ पे आके गिर जाते, वहाँ पे आके हो जाती है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो नदी है जिसका नाम है ब्यास, इस पे क्वेश्चन बनता है। यही एक नदी है जो विलुप्त हो जाती है इंडिया में ही, ठीक है ना, पंजाब के बाद ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है, पंजाब के बाद ये जो है ये विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सिंधु नदी का तंत्र क्या है, इसकी 5 सहायक नदियों के नाम क्या है, इनका उद्गम स्थल कहाँ है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना। तो ये आपका सिंधु नदी का जो सिस्टम है ये है पूरा। सिंधु नदी मानसरोवर लेक से निकलती है, ठीक है, और पाकिस्तान में जाके, पाकिस्तान के रास्ते जाके अरब सागर में गिर जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सतलज है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है। नेवी एसएसआर और एमआर के बच्चों के लिए ये जो है सफिशियंट बहुत है मेरे हिसाब से। आपका कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए और इसमें आप क्वेश्चन ढूंढिए कि सर ने ऐसा क्या किया, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए, आप भी परेशान ना हो। अगली कक्षा में मैं आपको, अभी तो मैंने सिंधु नदी के बारे में बताया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल किधर है, मानसरोवर लेक से वो निकलती है और किधर वो एंट्री करती है, फिर उसके बाद एंट्री करने के बाद पाकिस्तान के रास्ते जाके अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद मैंने बताया कि उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो उसकी सहायक नदियाँ हैं तो सतलज है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, ब्यास है, जिसमें ब्यास के बारे में मैंने बताया कि ब्यास विलुप्त हो जाती है। राकासाल से निकलती हैं नदियाँ, कोई सिपिकला दर्रा से निकलता है। दर्रों का नाम आपको याद होना चाहिए, अगर दर्रा मैं बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में फट से आना चाहिए, अगर नहीं है तो आप तुरंत उसको टिक लगाओ, तुरंत किसी न किसी बुक से उसको टिक लगाओ कि अरे मुझे दर्रा तो याद नहीं है। दर्रा अगर पूछ दिया तो फिर क्या करोगे आप, ये बताओ। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है नेवी एसएसआर में, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि जो सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम होगा उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, फिर भी फिर आप क्या करोगे। इसलिए अगर आपको लगता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं बहुत ही लो कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ। लो कैटेगरी क्या है, मतलब एकदम बेसिक, जो छोटी सी चीज़ें एकदम बेसिक हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी जाननी है इसमें, लेकिन मैंने सिर्फ एक बेसिक चीज़ बताई है कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट में रहे। नेवी एमआर और एसएसआर के लिए ये बहुत है। मैं सिर्फ आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, रिवाइज़ करा रहा हूँ, रिवाइज़ करा रहा हूँ कि एक पढ़ने का जो तरीका है वो ये है और आपको इसी माध्यम से पढ़ना है। मैं आगे के जो अगला अपना वीडियो डालूँगा उसमें गंगा नदी के बारे में बताऊँगा, लेकिन गंगा नदी का उद्गम जो है वो देवप्रयाग के बाद से स्टार्ट होता है। तो मैं 2 शिफ्ट में ये वीडियो बनाऊँगा गंगा नदी का। पहले में हम पहुँचेंगे यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, और फिर हम वहाँ से पहुँचेंगे कहाँ, देवप्रयाग। और देवप्रयाग के बाद जब गंगा नदी निकलती है, कैसे मैदानी भागों में प्रवेश करती है, और मैदानी भागों से प्रवेश करते हुए यूपी, बिहार, बंगाल होते हुए कैसे वो बांग्लादेश चली जाती हैं, जमुना के नाम से, पद्मा के नाम से क्यों जानी जाती हैं, और जाके वो किधर वेस्ट बंगाल में जो है आपका डेल्टाई जो क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, वीडियो के माध्यम से इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं माउथ ऑफ द गंगा, ठीक है ना, गंगा का जो मैदान, जो गंगा आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसको हम बोल सकते हैं गंगा सागर के नाम से जानते हैं। सुंदरबन का वहाँ पे डेल्टा भी एक बनाती है, वही नदी है जो डेल्टा बनाती है। उसी में से एक नदी जो चली जाती है वो उधर चली जाती है, ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैं गंगा नदी तंत्र में बनाऊंगा और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं बच्चों सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये मौका बार बार नहीं आएगा, इस बार वैकेंसी बहुत आने वाली है। अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए ताकि आप लोगों को जॉब मिले, और आप लोगों की मेहनत, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी माध्यम से पीछे ना हो, किसी भी माध्यम से आप पीछे ना हो। वीडियो का जो डालने का मकसद यही है कि आपकी रिवीजन चलती रहे। एक्सरसाइज करना मत छोड़ना बच्चों, रनिंग करना मत छोड़ना, पुशअप करना मत छोड़ना। छोटी मोटी अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे दांत में कीड़े हैं, दांत में पीलापन है, तो उसको आप ठीक करो, कान वैक्स करा लो, ठीक है, अंडर आर्म्स वगैरह है ये साफ़ होने चाहिए आपके,
पूरी बॉडी अपनी क्लीन रखो। कोई अगर छोटी मोटी इंजरी है तो उसको ठीक कराने की कोशिश करो जल्द से जल्द बेटा, जल्द से जल्द। क्योंकि बेटा मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ रहूँगा। मैं मानता नहीं, मैं बच्चों की मदद करने के लिए जाता हूँ कि बच्चे, क्योंकि जो बच्चा एक अगर वहाँ से अनफिट होकर बाहर आता है, वो मुझे 100 मेरे लायक बातें बताता है जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। अभी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का हुआ था, मैं वहाँ पे भी गया था, मैं वहाँ बच्चों से पूछा भी, बच्चों ने सारी चीज़ें बताई। किसी ने बताया कि मेरा 99 हुआ, किसी ने 100 किया है, किसी ने 90 किया है, कोई 80 किया, कोई 72 किया, ऐसे ऐसे बच्चों ने बताया। तो इसलिए आप ध्यान रखो कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और अभी नेवी एसएसआर के बच्चों के लिए, और अभी तो एयरफोर्स का भी आ चुका है फॉर्म, मेरे ख्याल से 17 तारीख से वो फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एयरफोर्स का भी आ चुका है, उसमें भी वाई ग्रुप के लिए जनरल रागा है, रीजनिंग अर्थमेटिक जनरल अवेयरनेस, तो उसकी भी आपको ये रिवीजन हो जाएगी। तो आप बेटा बहुत सावधानी से पढ़िए, वीडियो को शेयर करिए जितना अधिक से अधिक हो सके, वीडियो को लाइक भी करिए ताकि मेरी जो मेहनत है कुछ वो भी रंग लाए। और बेटा जो जैसे यहाँ पे जो सेंटर पड़ा हुआ है, दिल्ली का जो सेंटर होता है वो नौसेना बाग में, आपको पता ही होगा, आप लोग वहाँ आएंगे ही। अगर जो मेरा वीडियो देख रहा है वो मुझको देखेगा तो खुद ही पहचान जाएगा कि हाँ मैं भी आया हूँ। वहाँ बेटा 4 बजे से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बच्चे 2 दिन पहले ही आके वहाँ पे रहने लगते हैं। तो बेटा इसलिए आप एकदम मेंटली प्रिपेयर रहिए, फिजिकली प्रिपेयर रहिए। क्योंकि आप अपने घर से जब आते हैं तो बहुत दूर से आते हैं। आप कोई वाराणसी से आता है, कोई गोरखपुर से आता है, कोई बलिया से आता है, कोई गाज़ीपुर से आता है, कोई मऊ से आता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन जब आप आते हैं तो सोचिए, आप 2 दिन की जर्नी करके आते हैं, आप कितने थके रहते हैं। तो ये नहीं कहना कि हम थक के आए हैं तो यहाँ पे हमसे रनिंग नहीं हो पाया, नहीं। आप मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर रहिए और साथ में रिविज़न भी करिएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। पहले स्टेप में मैं देवप्रयाग तक चलूँगा, ठीक है, क्योंकि देवप्रयाग के बाद ही गंगा नदी का होता है। फिर हरिद्वार हम आएंगे, हरिद्वार के बाद वो मैदानी भागों में प्रवेश करेंगे। तो ये हो सकता है कि 2 वीडियो में बने, या एक वीडियो में बनेगा तो एक वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।